नमस्कार बच्चों। आज राहुल शंकरदयाल जी का दूसरा अध्याय लहासा की ओर उसका अध्ययन करेंगे। आपको पूर्व के पढ़ाए गए वीडियो के तहत आपको इसका जीवन परिचय बता दिया गया था, परंतु आज आदर्श वाचन के तहत एक बार दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझेंगे। राहुल शंकरदयाल का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ के थे वो? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के थे। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ये ध्यान रखने वाली बात है। राहुल शंकरदयाल का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल शंकरदयाल हो गया। तो इनका नाम कब परिवर्तन किया इन्होंने? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सन 1930 में। तब से उनका नाम राहुल शंकरदयाल हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार होने के कारण उन्हें महापंडित कहा जाता था। मतलब विभिन्न भाषाओं की जानकारी होने के कारण उसे महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो राहुल शंकरदयाल जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावर्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गो से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये इनकी कृतियां हैं। साहित्य के अलावा उन्होंने दर्शन बोले फिलोसफी, राजनीति पॉलिटिकल, धर्म और इतिहास और विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार किया। लुप्त प्राय सामग्री जो चीज बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है, उनका उद्धार किया। मतलब ऐसी बहुत सारी किताबें थी जो नष्ट होने के प्राय थी, उनको दोबारा से उन्हें लिखित किया, उनका अनुवाद किया, तो उनको वापिस जीवन प्रदान किया। यात्रावत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और घुमक्कड़ी यानी घूमना फिरना, उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया। बोले घूमने फिरने से क्या मिलता है? बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो वो इसीलिए कहते हैं कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही उन्होंने घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। मंजिल के स्थान पर किसको बताया उद्देश्य? यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। तो घुमक्कड़ी जो शास्त्र था उसमें यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से जो घूमने फिरने से क्या क्या चीज की जानकारी मिलती है? देखो, ये तो मनोरंजन होता है, ज्ञान बढ़ता है, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। उनका पता चलता है, एक दूसरे को आदान प्रदान, ये अपने बारे में बताएंगे, वहां से उनके बारे में सीखेंगे, तो आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के, मतलब जियोग्राफिकल जो कंडीशन था के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ये बातें उनसे पता चलती हैं। अगर आप कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, एक्सकर्शन जो टूर होता है, उनका यही बेनिफिट मिलता है कि क्यों स्कूलों में एक्सकर्शन किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है। आगे देखें, संकलित अंश, जो ये अंश है लहासा की ओर, राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। कौन सी यात्रा से? प्रथम तिब्बत यात्रा से, जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि उस समय फरी कलिम्पोंग का रास्ता बंद था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। भिखमंगे के छद्म वेश यानी छिपे हुए वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन, मतलब तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब आते पाठ की ओर। पाठ क्या कहता है? हम देखो, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का जब रास्ता बंद था तो नेपाल ही हिंदुस्तान की चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब जब फरी कलिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था, तब नेपाल के रास्ते से ही तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। ये व्यापारिक नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन यानी चीन की सेना की टुकड़ी, सेनाओं की छोटी छोटी टुकड़ियां कैंप थे वहां पर। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे कि पुराने हो गए थे। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था,
वहां कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था, परित्यक्त नहीं, त्यागा हुआ, पूर्व पहले किला था, बाद में उसने चीनी सेना ने छोड़ दिया तो वो ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ था, उसे बोलते हैं त्यागा हुआ। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ देखो समाज में कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं। देखो वहाँ पे जाति पात नहीं था, छुआछूत का सवाल ही नहीं आता है, औरतें पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से लोग घर में नहीं आने देते, वो नहीं तो आप बिल्कुल घर में भीतर चले जा सकते हैं। आप चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, अपरिचित भी हो, घर के अंदर जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय आदि सामान जो दे सकते हैं वह आपके लिए पका देगी। मक्खन सोडा दे दीजिए, वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की ही बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर लगता है कि सारा मक्खन अब आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पे फिर नमक सोडा डालने की जरूरत होती है। अब देखो, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, जहां चाय वाय पीने के बाद में, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी माने क्या होता है? पासपोर्ट, जो चिट्टे होती हैं, जो कर होता है, वो जो पासपोर्ट रहता है एक तरह से, मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्टे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे, पहले के आखिरी गांव में। यहाँ भी सुमति के जान पहचान क्या है? सुमति कौन है? उनका गाइड है, जो लेखक राहुल सांकरदेव जिनके साथ साथ चल रहा था, जो मार्गदर्शक था। भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छी जान पहचान थी वहां पर। 5 साल बाद जब इसी रास्ते से लौटे तो भिखमंगे नहीं, एक अच्छे भद्र व्यक्ति के वेश में लौटे, घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत लोगों के उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर रहती है। मनोवृत्ति माने सोच पर निर्भर रहती है कि पता नहीं कौन व्यक्ति हैं, आएगी खातिर करें कि ना करें, इस बात। और शाम को वहाँ के लोग क्या आता है, छंग पी करके मस्त रहते हैं, तो उनको व्यवहार करना नहीं आता कि किस तरह व्यवहार किया जाता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, ये छंग मतलब मदिरा होती है, पेपदा, नशीला पेपदा, बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोगला पार करना था। मतलब सबसे खतरनाक जगह थी डांडा थोगला। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह, क्योंकि छिपने के लिए जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालता है, उसके बाद उसके पैसे धन दौलत जो भी उसको लूट लेता है। हथियार का कानून न होने के कारण या लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है, क्योंकि सब लोग पिस्तौल बंदूक सब रखते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार कर तिब्बती भाषा के शब्द हैं कुची कुची, यानी दया करके एक पैसा कहते, और वो कहते भीख मांगने लगते। ये कहते कहते कुची कुची कहते हम भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल, डांडे के ऊपर जा पहुंचे। कितने ऊपर पे थे इस समय? 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, बर्फ के पहाड़। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। कैसे पहाड़ थे? नंगे थे। वहां पर बर्फ नहीं थी, न वहां बर्फ की सफेदी थी, ना कोई हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती हैं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता, जो सबसे ऊंची चोटी थी, वहां डांडे के देवता का स्थान था। वहां पे क्या क्या था? पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, जानवरों के सींग होते, रंग बिरंगी कपड़े की झंडियों सजा हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पे चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई के थकावट के कारण ऐसा कर रहा है।
उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया और मैं द्वेन किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा। एक यात्री था विदेशी, वो उसकी याद थी कि वो भाई झूमता झूमता चलता था वो याद, तो ऐसा लगा मैं भी उसकी तरह ही चलने लगा हूँ, मेरा घोड़ा भी उतना ही सुस्त हो गया। उसे आगे देने के लिए एक जोर लगाता तो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह पर दो रास्ते फूट रहे थे, तो क्या हुआ, वो आगे निकल गया, सुमति ये पीछे रह गया। तो मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील आगे चल पड़ा और वो चला गया दाएं में। आगे घर में पूछने पता लगा लंकोर का रास्ता कौन सा है, तो पता लगा कि दाहिना वाला है। फिर लौट कर आया। अब 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिला और उसका मुंह बड़ा लाल हो रहा था, गुस्सा। वैसे पैसे वह पहले ही मंगोल जाति से था, मंगोल लोगों का तो वैसे ही लाल होता है, और गुस्से से और दिख लाल हो गया। बहुत नरम से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही अधिक वो ठंडा भी होता था। ये एक सुमति का व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं हैं। एक चारित्रिक विशेषता सुमति की है। एक तो कैसा था, सब लोगों से मिलनसार व्यक्तित्व का था, सबको जानता था। दूसरा, भौगोलिक परिस्थितियों की उसे जानकारी थी। तीसरा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाया करता था। ये ऐसी चारित्रिक विशेष, प्रति समय इन चीजों को सोचना चाहिए। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे और यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। थुक्पा एक पेय पदार्थ होता है, मतलब जिसमें मैगी जैसा होता है, सूप जैसा, वो उन्होंने पिया, खाया और पिया। उसमें कुछ सब्जी, हरी सब्जी कुछ ऐसा होता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों में होते हैं इसमें। हम तिगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम था तिगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए हुए कपड़े खत्म हो जाने पर वह किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब वो लोगों, वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार था, तिब्बती शाखा का, तो वहां पर लोगों को क्या बनता था, वो बांटा करता था कि ये देखो मेरे बोध गया से लाई हुई भगवान बुद्ध की क्या है, ये चीरी बत्तियां हैं, कपड़े की है, ये डोर है, आप इन्हें बांध लीजिए, भगवान आपकी रक्षा करेगा। जब वो खत्म हो जाती थी तो वो और किसी भी कपड़े की बना लिया करता था। तो मतलब इससे प्रति क्या हुआ, वो धार्मिक प्रवृत्ति था और कुछ लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो। आगे देखो, अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर पैसे दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया एक भार वाहक होता है जो अपने सामान को लाद कर चलता है, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तो मतलब आग, सूरज की तरफ देखते हैं तो गर्मी लगती है और पीछे से ठंड लगती है बर्फ के कारण। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यदि थोड़े से मोटे कपड़े सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है, मतलब ठंड लगने लग जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था, पीछे का कंधा बर्फ बर्फ हो रहा था, मतलब ठंड के मारे मर रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। इसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। मतलब वहां की खेती किसमें बटी थी, जागीरदारों में, और उसका हिस्सा किसके कंट्रोल में था, मठों में है। तो वहां पे कंट्रोल देखने किसको भेजा था, भिक्षु को। और जो जागीर के आदमियों के लिए वो कि भिक्षु किसके समान होता था, राजा के समान होता था। शेखर की खेती का जो मुखिया भिक्षु की क्या बोलते थे उसे, नमसे, क्या बोलते थे, नमसे। वो बड़े ही भले आदमी थे, भद्र पुरुष थे, समझदार थे, सज्जन पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले मुझसे, मेरी वेशभूषा का भी ख्याल ना करे, मुझे बहुत अच्छे से मिले। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, परंतु उन्होंने कि मेरी वेशभूषा को देखा, परंतु उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझे व्यवहार किया। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। कितनी किताबें थी, 103 हाथ से लिखी हुई। कंजूर मनी बुद्ध भगवान बुद्ध के वचनों का अनुवाद की हुई। मेरा आसन यहीं पे जम गया उनको पढ़ने के लिए। अब वो आसन जम गया तो उसको समय मिल गया, उसको आसानी से क्या मिल गया, समय मिल गया। किसको,
सुमति को। मेरा मन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई पोथियां थी, मोटे कागज पर लिखी हुई थी, और एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर से कम नहीं रही होंगी। 15-15 सेर से क्या नहीं होंगी, कम नहीं रही होंगी। सुमति ने फिर आसन अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के बारे में जाने के बारे में पूछा उससे, क्या मैं जा सकता हूं? अब मैं पुस्तकों में रम गया था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़े। ये था पाठ का पूरा परिचय। अब जो प्रश्न है कि थोगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें स्थान नहीं दिला सका। भद्रवेश भी उन्हें स्थान नहीं दिला सकता। क्यों? देखो, समझना पड़ेगा इसे। देखो, तिब्बत के इस मार्ग पर सभी यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं होती है। जान पहचान होनी होती है तो ठीक ठाक जगह मिल जाती है, वरना भटकना पड़ता है। यात्रियों का आदर सत्कार करना उन लोगों की उस समय की मनोदशा यानी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि क्या है, किस तरह उनकी ये जो लोगों का आदर सत्कार कहते हैं ना, जैसे अपने भारत में अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं, उस तरह की उनकी उस तरह की मनोदशा पर निर्भर करता है। लोग सोचते हैं कहीं चोरी के डर से अनजान व्यक्ति है, चोरी कर लेंगे या और कोई धोखाधड़ी कर देंगे, इस वजह से शायद नहीं करते। और शाम के वक्त में लोग वाग क्या करते हैं, छंग पी लेते हैं, मदिरा जैसा पेय पदार्थ, होशवास में नहीं रहते हैं, इसलिए अंतर नहीं कर पाते होंगे कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसलिए शायद उन्हें दूसरी बार वो जगह अच्छी जगह रुकने को नहीं मिली उस समय। दूसरा है, ये आपके प्रश्न अभ्यास है। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? आपको पता है हथियार का कानून नहीं होने के कारण क्या होता था? कि लोगों से खतरा का डर रहता था। अनजाने जो जगह थी वहां पर डाकू का डर रहता था। डाकू पहले मारता था, बाद में लूटता था। तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं रहने के कारण वहां के लोग बंदूक या पिस्तौल लाठियों की तरह कंधे पे लेकर चलते थे। मतलब हथियार का कानून नहीं था, वहां पर कोई पाबंदी नहीं थी किसी भी व्यक्ति को। तो अपना वो अब डंडे लाठी डंडा रखते हैं, ऐसे आराम से बंदूक तलवार जो भी सब लेके रखा करते, क्योंकि उन्हें भी खतरा रहता था। निर्जन स्थानों पर वहां यात्रियों को डाकुओं का हमेशा भय बना रहता था। कहीं डाकू आ जाएंगे तो सामना कैसे करेंगे? सरकार पुलिस विभाग पर इतना खर्च नहीं करती है। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या लूटपाट का भय बना रहता था, इसलिए वो लोग हथियार साथ में रखते थे। आगे, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? पता है कि घोड़ा धीमे चल रहा था, इसीलिए पिछड़ गया। तो लेखक लंगकोर के रास्ते में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि वहां रास्ता की ऊंची चढ़ाई पे था और जो घोड़ा मिला था वह भी सुस्त था, धीरे धीरे चल रहा था। फिर जब उतराई की तरफ आ रहे थे तो 2 रास्ते मिल गए वो, और इन 2 रास्तों पर निकल रहे थे। वो बायां पे पकड़ गया, जाना दाएं पे था। बाद में पता लगा कि दाएं रास्ते में था। जब वापस आया, जब वो घोड़ा गुस्से में था, उसे बड़े मुझे समझाया। समझाने के बाद वो माना कि हाँ भाई वास्तव में मैं गलत रास्ते, की मेरा घोड़ा धीमे चल रहा था। ये था आगे। चौथा है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में क्यों? क्योंकि वहां पर वो हस्तलिखित जो प्रतियां थी उनको पढ़ने का मन लग गया था। तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमान माने उनके जो परिचित थे उनके पास जाने से रोका, क्योंकि उसे वहां लगभग एक सप्ताह लग सकता था। लेखक के पास उतना समय इंतजार करने का नहीं था, परंतु दूसरी बार नहीं रोका क्योंकि लेखक को बुद्ध वचन की जो कंजूर में बुद्ध वचन हस्तलिखित प्रतियां थी उनको पढ़ने का मौका मिल गया और वो एकांत में अध्ययन करना चाहते थे, उसमें रम गए। और उसने पूछा तो उसे अनुमति दे दी जाने के लिए कि अब तुम जाओ। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपने सबने पढ़ा, विभिन्न कठिनाइयों का भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में वह अपने यात्रियों से पिछड़ गया क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। अपना सामान उसे
स्वयं स्वयं पीठ पर ढोना पड़ा। अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा था। लौटते समय ठहरने का अच्छी स्थान नहीं मिला, मतलब थोड़ा डर के रहना पड़ता था। उसे टोपी निकाल कर कुछ कुछ ही बोलना पड़ा तिब्बती भाषा में, इस तरह की बातें। और छठा है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। सबसे बड़ी बात है कि वह सामाजिक स्थितियों की दशा अच्छी थी। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के अनुसार उस समय तिब्बती समाज में खुले विचारों वाला था। वहाँ किसी प्रकार की सामाजिक भेदभाव, छुआछूत की भावना नहीं थी। किसी में किसी और स्त्रियां पर्दा प्रथा नहीं करती, मतलब घूंघट नहीं निकाला करती थी। वे धार्मिक चिन्ह गंडों में विश्वास रखते थे। अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर आ सकता था और अपनी चाय बनवा सकता था। और वहाँ के निवासी शाम 6 बजे बाद छंग पीकर मस्त रहते हैं। हाँ, परंतु किसी निम्न श्रेणी के भिखमंगे को नहीं आने दिया जाता था घर में। और सातवां है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे लिखे हुए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो इसमें पहला ही बता देता था, भीतर था मतलब क्या, रम गया था मैं। तो ये ऐसे हैं, ये पार्ट है ऐसे। तो आपको इसको पूरा समझना है और ये पूरा आपको काम पूरा करना है। धन्यवाद।